नमस्कार। विज्ञान हमें बताता है कि ब्रह्मांड अनिश्चितताओं से भरा है और साहित्य हमें याद दिलाता है कि सारी दुनिया एक रंगमंच है। आज हम अम, इन्हीं विचारों को यूक्रेन युद्ध के जटिल मंच पर एक साथ देख रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। खासकर भारत की भूमिका को लेकर जो लगातार बदल रही है और मतलब कुछ भी निश्चित नहीं लगता। सही कहा। हमारे सामने कुछ लेखों के अंश हैं, जैसे यूक्रेन युद्ध में भारत की भूमिका, एक विश्वसनीय सेतु। आज हम इसी पर गहराई से बात करेंगे। हाँ, और ये समझना ज़रूरी है कि भारत कैसे मतलब रूस और यूक्रेन दोनों के साथ अपने रिश्ते साध रहा है और कैसे वो एक एक संभावित शांति मध्यस्थ या शायद सुरक्षा गारंटर के तौर पर देखा जा रहा है। ये सिर्फ कूटनीति नहीं है ना, ये सिद्धांतों और व्यावहारिकता के बीच का संतुलन है। बिल्कुल, और यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, भारत की विदेश नीति, ये सब इसमें आ जाता है। और आम लोगों के लिए भी ये जानना जरूरी है कि दुनिया में भारत की जगह कैसे बदल रही है। हाँ, बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत ने ये संतुलन साधा कैसे है? न रूस की सीधी निंदा की, न यूक्रेन से एकदम मुंह मोड़ा। ये कमाल का है। हाँ, ये भारत का एक सोचा समझा कदम है। सिद्धांत भी हैं, व्यावहारिकता भी, और इसका एक बड़ा मकसद है वैश्विक मंच पर, खासकर ग्लोबल साउथ में अपनी स्थिति मजबूत करना। ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों का समूह है। हाँ, और इसी संतुलन से ये उम्मीद जगी है कि शायद दिल्ली, शायद भारत, यूरोप के इतने भयानक युद्ध में एक भरोसेमंद मध्यस्थ बन सकता है। लेकिन ये राह आसान तो नहीं होगी, खासकर जब ये सुरक्षा गारंटी वाला मुद्दा आता है। हाँ, ये सुरक्षा गारंटी वाला पेज काफी अहम है। ये सुरक्षा गारंटी, ये शब्द बहुत सुनने में आ रहा है। इसका मतलब क्या है असल में? और यूक्रेन के लिए इतना जरूरी क्यों है? देखिए, सुरक्षा गारंटी का मतलब है एक तरह का पक्का वादा। वादा? हाँ, किस तरह का? कि अगर भविष्य में यूक्रेन पर फिर हमला हुआ तो गारंटी देने वाले देश उसकी रक्षा के लिए मतलब ठोस कदम उठाएंगे। हम्म। अब वो कदम सैन्य मदद हो सकती है, हथियार देना हो सकता है, या हमलावर पर कड़े प्रतिबंध लगाना। ये सब समझौते पर निर्भर करता है। अच्छा। हाल में रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने कहा भी था कि वो ऐसी गारंटी पर बात करने को तैयार हैं जिसमें P5 देश हों: अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। हाँ, सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य। जी, पर यहीं एक बड़ा मोड़ आया। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने साफ कह दिया, इस बातचीत में चीन के लिए कोई जगह नहीं। चीन के लिए कोई जगह नहीं, ये तो काफी कड़ा रुख है। हम्म, क्यों? ज़ेलेंस्की ने क्या वजह बताई? उनका तर्क सीधा है। कहा कि भरोसेमंद वही हो सकते हैं जिन्होंने हमले के बाद यूक्रेन का खुलकर साथ दिया, और चीन ने उनके मुताबिक युद्ध रोकने में कोई मदद नहीं की। उल्टा आरोप लगाया। हाँ, आरोप लगाया कि बीजिंग मॉस्को की तरफ झुका रहा, रूस को ड्रोन बाजार दिया, हथियार बनाने के पुर्जे सप्लाई किए। हम्म। हालांकि चीन की प्रवक्ता माओनिंग ने इन आरोपों को गलत बताया। कहा कि चीन तो रचनात्मक भूमिका निभाना चाहता है, पर जो रूस को आर्थिक मदद मिलती रही है उससे कीव और पश्चिम की नजर में चीन की विश्वसनीयता वो कम हो गई है। हाँ, ये तो है। तो सवाल उठता है, अगर चीन नहीं तो फिर कौन? पश्चिम क्या सोच रहा है? अमेरिका, यूरोप? पश्चिम एक विकल्प तलाश रहा है, मतलब नाटो सदस्यता नहीं, पर वैसी ही सुरक्षा गारंटी। बिना नाटो सदस्य बने? कैसे? हाँ, कुछ ऐसा जो नाटो के अनुच्छेद 5 जैसा हो, पर औपचारिक सदस्यता ना हो। ज़ेलेंस्की ने वॉशिंगटन में ट्रंप और यूरोपीय नेताओं से इसी पर बात भी की थी। और उन बातों से क्या निकला? पश्चिम तैयार है ऐसी गारंटी देने को। देखिए, ट्रंप ने जमीन पर अमेरिकी सैनिक भेजने से तो मना किया है, पर हाँ, हवाई मदद, खुफिया जानकारी साझा करना, इसकी बात हुई है। और यूरोप? यूरोपीय देश भी लंबे समय तक हथियार और आर्थिक मदद देने पर सोच रहे हैं, लेकिन वो जो मूल मुद्दा है ना, नाटो सदस्यता वाला, वो राजनीतिक रूप से बहुत पेचीदा है। तो वैकल्पिक सुरक्षा ढांचों पर बात हो रही है, और यहीं यहीं ये मामला दिलचस्प हो जाता है। भारत जैसे गैर पश्चिमी देशों के लिए एक दरवाजा खुलता है। भारत? भारत का नाम क्यों आ रहा है इसमें? मतलब वो तो किसी सैन्य गठबंधन में भी नहीं है। यही तो खास बात है। देखिए, पिछले साल चीन के एक रिटायर्ड सैन्य अधिकारी हैं, ज़ोबो। उन्होंने कहा था कि अगर यूक्रेन में शांति सैनिक चाहिए होंगे तो असल उम्मीदवार चीन और भारत होंगे। अच्छा। अब कीव ने चीन को तो मना कर दिया, तो बचा कौन? भारत, एक बड़ी गैर पश्चिमी ताकत जिसके पास शायद विश्वसनीयता भी है और क्षमता भी। क्षमता मतलब पीस कीपिंग का अनुभव। हाँ, बिल्कुल। भारत का पीस कीपिंग का इतिहास बहुत लंबा और सम्मानजनक है। आज़ादी के बाद से ही भारत यूएन मिशन में सबसे बड़े योगदानकर्ताओं में रहा है। कॉन्गो, लेबनान, कई जगह। हाँ, ये तो है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो भारत को अलग करती है वो है मॉस्को और कीव,
दोनों के साथ उसकी विश्वसनीयता। ऐसे देश अब दुनिया में बहुत कम हैं। ये बात सही है। और शायद भारत यूक्रेन के पुराने रिश्ते भी इसमें कुछ भूमिका निभाते हों। अक्सर इस पर ध्यान नहीं जाता। बिल्कुल सही, ये समझना जरूरी है। भारत और यूक्रेन के रिश्ते काफी गहरे रहे हैं। यूक्रेन 1991 में आजाद हुआ। हाँ, सोवियत संघ के विघटन के बाद। और भारत उन पहले देशों में था जिसने दिसंबर 1991 में ही उसे मान्यता दे दी। 1992 तक दूतावास खुल गए, व्यापार बढ़ा, रक्षा, स्पेस टेक्नोलॉजी में सहयोग हुआ। स्पेस, अच्छा, वो चंद्रयान 3 वाला कनेक्शन। हाँ, LVM-3 रॉकेट का जो क्रायोजेनिक इंजन है, उसकी तकनीक में यूक्रेन का भी योगदान रहा है। तो ये रिश्ते सिर्फ सतही नहीं थे। और ये इतिहास यूक्रेन को भारत पर भरोसा करने का एक आधार देता है। और 2022 के हमले के बाद भारत ने कैसे रिएक्ट किया? इस रिश्ते का फायदा उठाया? भारत का रुख बहुत संतुलित रहा, किसी खेमे की तरफदारी नहीं की, लगातार बातचीत, कूटनीति पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने जेलेंस्की और पुतिन दोनों से बात जारी रखी। हाँ, वो संपर्क बनाए रखना जरूरी था। और अगस्त 2024 में प्रधानमंत्री की कीव यात्रा हुई। पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री यूक्रेन गया। उन्होंने जेलेंस्की को भरोसा दिलाया कि भारत शांति के लिए हर संभव कोशिश करेगा। अब दोनों देश एक रणनीतिक साझेदारी का रोडमैप बना रहे हैं। लेकिन मॉस्को, उसके साथ तो भारत के बहुत पुराने और गहरे रिश्ते हैं। उसे कैसे साधा? यही तो भारत की कूटनीति की, आप कह सकते हैं, खासियत है। मॉस्को से भी बातचीत जारी रखी। प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन नियमित बात करते रहे। भारत का स्टैंड यही रहा कि युद्ध का हल बातचीत से निकलेगा, मैदान में नहीं। मतलब दोनों तरफ संवाद खुला रखा। हाँ, बिल्कुल। हाल में भी मोदी जी ने जेलेंस्की से बात की, शांति की प्रतिबद्धता दोहराई। और उससे कुछ दिन पहले पुतिन से भी इसी मुद्दे पर चर्चा की थी। ये जो दोनों तरफ सीधा संपर्क है ना, ये भारत को एक बहुत ही खास जगह देता है। तो यही खासियत भारत को एक विश्वसनीय गारंटर बनाती है। यूक्रेन के लिए विश्वसनीयता का मतलब क्या है और भारत उस पर कैसे खरा उतरता है? यूक्रेन के लिए विश्वसनीयता मतलब भरोसे लायक होना। हाँ। चीन इस पर खरा नहीं उतरा, जैसा हमने देखा। हाँ। पर भारत अलग है, वो नाटो या पश्चिमी ब्लॉक का हिस्सा नहीं है। हाँ। तो मॉस्को से शक की नजर से शायद उतना नहीं देखता। और पश्चिम के साथ मतलब अमेरिका व यूरोप के साथ भारत की साझेदारी बढ़ रही है। हाँ। तो कीव को यह भरोसा रहता है कि भारत रूस का ट्रोजन हॉर्स नहीं है, अंदर का आदमी नहीं है रूस का। सही बात है। तो भारत उन चुनिंदा देशों में है जो एक ही हफ्ते में पुतिन और जेलेंस्की दोनों से बात कर सकता है और दोनों उसे गंभीरता से लेते हैं। यही विश्वसनीयता किसी भी शांति समझौते या गारंटी के लिए बहुत जरूरी है। ये तो हुई कीव और पश्चिम की बात। पर क्या मॉस्को इसे मानेगा? क्या पुतिन भारत को इस रोल में स्वीकार करेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब कुछ हद तक पुतिन ने खुद दिया। अक्टूबर 24 में ब्रिक्स पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या भारत मध्यस्थ बन सकता है। हाँ, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी, हाँ, वो हर बातचीत में ये मुद्दा उठाते हैं। हम इसके लिए आभारी हैं और स्वागत करते हैं। मुझे मोदी जैसे दोस्तों पर पूरा भरोसा है। अरे वाह, ये तो काफी सकारात्मक है। बहुत महत्वपूर्ण बयान है ये। देखिए, मॉस्को पश्चिमी गारंटरों को शायद ही कभी मानेगा। चीन को कीव ने मना कर दिया। ऐसे में पुतिन का ये कहना कि उन्हें भारत पर भरोसा है, ये दिखाता है कि मॉस्को भारत की भूमिका को नजरअंदाज नहीं करेगा। इससे पहले भी उन्होंने भारत का जिक्र किया था शायद। हाँ, व्लादिवोस्तोक में उन्होंने भारत, चीन, ब्राजील को संभावित मध्यस्थ बताया था। लेकिन भारत ने रूस की सीधी आलोचना तो नहीं की है, तेल भी खरीद रहा है। क्या पुतिन का भरोसा इसी वजह से है? और पश्चिमी दबाव का क्या? हाँ, यही संतुलन साधना ही तो चुनौती है। देखिए, समरकंद में मोदी जी ने पुतिन से साफ कहा था, ये युद्ध का युग नहीं है। हाँ, वो बयान काफी चर्चित हुआ था। बिल्कुल। लेकिन यूएन में रूस के खिलाफ प्रस्तावों से भारत दूर रहा और रूस से दोस्ती को अटूट भी बताया। साथ ही यूक्रेन को मानवीय मदद भी दी। ये एक बहुत महीन रेखा है। और बाहरी दबाव, अमेरिका ने कुछ किया, वो तेल खरीद पर टैरिफ वगैरह। दबाव तो है। ट्रंप ने रूसी तेल खरीद पर 25% टैरिफ लगाया। मकसद साफ था, भारत रूस व्यापार रोकना। और भारत झुका? नहीं, बिल्कुल नहीं। भारत अड़ा रहा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तो पश्चिमी देशों के दोहरे मापदंड पर बहुत खुलकर बोला है। हाँ, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कई बार कहा है, जैसे यूरोप का रूस से व्यापार भारत से कहीं ज्यादा है। अगर रूसी तेल खरीदने से जंग को पैसा मिलता है तो यूरोप के पैसे से भी तो वही हो रहा है। ये तर्क तो दमदार है। और जब भारत के तेल खरीदने की आलोचना हुई तो उन्होंने और सख्ती से कहा, हम तेल खरीद रहे हैं अपनी जरूरत पूरी करने और कीमतों को स्थिर रखने के लिए। ये हमारे देश के हित में है और शायद दुनिया के भी। जिसे पसंद नहीं वो हमसे ना खरीदे, कोई जबरदस्ती नहीं है। वाह, मतलब साफ संदेश दे दिया। जी, ये भारत की रणनीतिक स्वायत्ता का पक्का इरादा दिखाता है। तो अगर हम सब कुछ समेटें,
तो यूक्रेन शांति प्रक्रिया में भारत की प्रासंगिकता का निचोड़ क्या है, उसकी यूएसपी क्या है? निचोड़ ये है कि दुनिया की बड़ी ताकतें भारत को कैसे देखती हैं और भारत ने अपनी जगह कैसे बनाई है। कीव के लिए भारत शायद पूरी तरह उनके पक्ष में नहीं, पर अस्वीकार्य भी नहीं। मॉस्को के लिए वो भरोसेमंद दोस्त है। और वॉशिंगटन? वॉशिंगटन के लिए भारत का स्वतंत्र रवैया कभी-कभी शायद फ्रस्ट्रेटिंग हो, पर वो इसे एक हकीकत मानते हैं। यही जो अलग-अलग धारणाओं का संतुलन है ना, यही भारत को इस खेल में बनाए रखता है। और भारत ने हथियार नहीं दिए किसी को, ये भी अहम है। बहुत अहम। न किसी को हथियार दिए, न किसी के अधिकतम युद्ध लक्ष्यों का समर्थन किया। ये पारंपरिक वाली तटस्थता नहीं है, ये है रणनीतिक स्वायत्तता। मतलब सबसे जुड़े रहो, पर अपने हिसाब से। हाँ, संवाद और कूटनीति पर फोकस। वो मोदी जी की लाइन, ये युद्ध का युग नहीं है, इसी का प्रतीक है। सही बात है। और भारत ने हर शांति कोशिश का समर्थन किया है, चाहे वो अलास्का वाली बातचीत हो जिसका कोई नतीजा नहीं निकला। जैसा मोदी जी ने कहा था, दुनिया हम पर भरोसा करती है क्योंकि हम में कोई द्वंद्व नहीं है। विदेश मंत्री जयशंकर ने भी तो कहा था कि अगर हमसे कहा गया तो हम मध्यस्थता पर विचार करेंगे। हाँ, फरवरी 2025 में एक जर्मन अखबार को इंटरव्यू में। और उन्होंने ये भी जोड़ा कि भारत का रूस के प्रति नजरिया यूरोप जैसा नहीं हो सकता। फिर से वही स्वतंत्र रास्ते की बात। और उनकी एक और बात मुझे याद आ रही है, कोई भी देश अपनी जमीन पर बातचीत नहीं करता। ये यूक्रेन के रुख से भी मिलता है और शायद भारत के अपने अनुभव से भी। बिल्कुल। और मजे की बात यह है कि भारत में विपक्षी नेता भी इस क्षमता को मानते हैं। शशि थरूर ने कहा था कि भारत भविष्य में शांति सैनिक भेज सकता है। हाँ, और उन्होंने वो मजाक में कहा था कि सिर्फ भारत के पास ऐसा पीएम है जो 2 हफ्ते में पुतिन और जेलेंस्की दोनों को गले लगा सकता है। हाँ, वो मजाक भले ही हो, पर वो भारत की पहुंच दिखाता है। दोनों राजधानियों में उसकी जगह है। एक और किस्सा है, भारत ने रूस से एक जहाज खरीदा था जिसमें इंजन यूक्रेन का लगा था। अरे, ये तो वाकई दिखाता है कि कितने गहरे और उलझे हुए रिश्ते हैं। बिल्कुल। तो अब आगे क्या? क्या भारत सच में ये शांति दूत या गारंटर वाली भूमिका निभा पाएगा? देखिए, अगर हम पूरी तस्वीर देखें तो ये कोई पक्की बात नहीं है। ये निर्भर करेगा कि युद्ध किधर जाता है, क्या दोनों पक्ष वाकई बातचीत को तैयार होते हैं, और अमेरिका यूरोप कितना स्पेस देते हैं भारत जैसे गैर पश्चिमी देश को। लेकिन ये बात कि आज भारत का नाम इस भूमिका के लिए इतनी गंभीरता से लिया जा रहा है, यही अपने आप में एक बड़ा बदलाव है। वैश्विक व्यवस्था बदल रही है। तो ये तटस्थता नहीं बल्कि रणनीतिक स्वतंत्रता है। बिल्कुल, रणनीतिक स्वतंत्रता, किसी एक खेमे से बंधे बिना सबसे बात करने की क्षमता। मॉस्को भरोसा करता है, कीव स्वागत करता है, वॉशिंगटन सुनता है। यही भारत की ताकत है। हाँ, और अगर इस शांति की कोई सूरत बनती है तो यही स्वतंत्रता भारत को सिर्फ एक दर्शक से एक अहम खिलाड़ी बना सकती है। ये भारत के लिए सिर्फ यूक्रेन में मध्यस्थता का मौका नहीं, बल्कि ये दिखाने का मौका है कि ग्लोबल साउथ अब सिर्फ दर्शक नहीं, शांति निर्माता भी बन सकता है। ये वाकई एक सोचने वाली बात है जिसके बहुत दूर तक असर हो सकते हैं। तो श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर भारत ये वैश्विक भूमिका निभाता है तो इसका दक्षिण एशिया पर या ब्रिक्स जैसे मंचों पर क्या असर होगा? क्या ये नए मौके लाएगा या नई चुनौतियां? हाँ, ये एक बहुत अहम सवाल है। इस पर आगे भी बात हो सकती है। बिल्कुल। अगर आपको ये चर्चा उपयोगी लगी, खासकर अगर आप यूपीएससी या दूसरी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या दुनिया की खबरों में रुचि रखते हैं और आप ऐसे और विषयों पर हमें सुनना चाहते हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और आपके कोई सवाल हों या कोई खास विषय जिस पर आप चर्चा चाहें तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखें। आपकी राय से हमें मदद मिलती है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद।